हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। दोस्तों, ये गवर्नर और वाइसराय से संबंधित ऑब्जेक्टिव होंगे इस वीडियो में। इससे पहले दोस्तों, इसका सब्जेक्टिव जो है गवर्नर जनरल और वाइसराय के बारे में इसी चैनल पर इसके जस्ट पिछले वीडियो में अपलोड किया गया है। और ये उसका दूसरा वीडियो है दोस्तों, जिसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है गवर्नर जनरल से संबंधित और वाइसराय से संबंधित उन सभी का दोस्तों लगभग 125 ऑब्जेक्टिव है। उन सभी को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप इस वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इसमें दोस्तों जितने भी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसी का कलेक्शन है इस वीडियो में। और गवर्नर जनरल और वाइसराय से संबंधित आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये गलत है दोस्तों। वारेन हेस्टिंग्स जो थे ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो कि 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बनाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव जो थे ये बंगाल के पहला गवर्नर थे। तो इस ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये सही है दोस्तों। विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और ये 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को बनाया गया। और इसका कार्यकाल याद रखिएगा 1828 से 35 ईस्वी तक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सही दोस्तों बी हो जाएगा, केवल दो सही है। एक्सप्लेनेशन इसका देखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो 1758 से 60 और 65 से 67 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर देखिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये विलियम बेंटिक थे दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो इसमें नहीं दिया है विलियम बेंटिक, तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, गलत, मतलब स्टार कोई भी ऑप्शन ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। तो इसमें दोस्तों जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की, सही है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है, ये भी सही है दोस्तों। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। ये दोस्तों सबसे बड़े ब्रिटिश शासक में से एक नहीं था, वेलेस्ली और डलहौजी था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन है सी। तो क्वेश्चन कह रहा है सही नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत यानी व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े थे। तो ये सही है दोस्तों। 1848 से 56 के कार्यकाल के दौरान इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लागू किया था, जिसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य में जो है समृद्ध क्षेत्र थे उसको ब्रिटिश राज्य में जोड़ दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन, कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में हुआ था और 1785 तक जो है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो है ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है दोस्तों। तो ये वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। नेक्स्ट है, रिंग फेंस की नीति का संबंध इनमें से किससे है। तो ये वारेन हेस्टिंग्स या घेरे की नीति कहते हैं दोस्तों, उससे संबंधित है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध प्रणाली ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था दोस्तों। तो 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। इसका एक्सप्लेनेशन इम्पोर्टेंट है दोस्तों बीपीएससी के लिए, चूँकि वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया
और कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवान मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया, यानी पद पर बैठा दिया। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखिएगा, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा वारेन हेस्टिंग्स पर। उसके बाद दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, वारेन हेस्टिंग्स पर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उसके बाद है दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन इम्पोर्टेंट है, दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने ही रखी थी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। 1763 ईस्वी की कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। इसको याद रखिएगा, 1763 नहीं होगा दोस्तों, 1793 में कॉर्नवालिस संहिता होगा। नेक्स्ट 11 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की संविदाबद्ध सिविल सेवा यानी कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो बाद में कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कॉर्नवालिस ने शुरू किया था SCS को। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कॉर्नवालिस के शासन काल में। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एक गाजीपुर यूपी में। उसके बाद नेक्स्ट है 14 नंबर देखिएगा, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो ये लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि व्यवस्था है, इसमें कौन लागू नहीं है? दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये तो सही है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ये भी सही है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ये गलत है। कंपनी के लिए कोई भी फिक्स आय के प्रबंध करना कोई इस सहायक संधि का उद्देश्य नहीं था। डी ऑप्शन, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये भी उद्देश्य था। सी ऑप्शन दोस्तों इनकरेक्ट है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ये पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था दोस्तों, ये लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। और ये दोस्तों बसीन की संधि 1802 के माध्यम से जो है अंग्रेजों के साथ संधि किया था। एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों, दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर दी, पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली और 1802 को अंग्रेज से बसीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली और यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी, बसीन की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था दोस्तों? तो ये अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय जो पेशवा था उसके बीच हुआ था बसीन की संधि 1802 ईस्वी में। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था? तो ये अवध था दोस्तों, जिस पर 1765 ईस्वी में इस पर सहायक संधि लागू किया गया था। अगर प्रथम राज्य पूछता ना दोस्तों, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो ये हैदराबाद को दोस्तों सबसे पहले जो है सहायक संधि के तहत मिलाया गया था 1798 ईस्वी में। लेकिन अगर पूछ रहा है पहला शासक कौन था सहायक संधि को स्वीकार करने वाला, तो ये अवध था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। 1765 ईस्वी में जो है
अवध जो है सहायक संधि किया था और एक निश्चित धन के बदले दोस्तों अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए यूरोपीय सेना को बहाल किया था। तो इसको जरूर याद रखिएगा। और शुरू करने वाला कौन था? डुप्ले। वेलेस्ली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया, इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से था। समता डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजा को दिया था। ठीक है दोस्तों, डुप्ले पहला यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजा को दिया था। रॉबर्ट क्लाइव के काल से यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई। वेलेस्ली की विशेषता केवल यह है कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आए सभी देशी राजाओं के संबंधों में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध के साथ की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार कर लिया। एक नोट है दोस्तों, वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अगर प्रथम राज्य के बारे में पूछता तो उत्तर हैदराबाद होता, चूँकि सहायक संधि के तहत 1798 ईस्वी में हैदराबाद को ही अंग्रेजों ब्रिटिश भारत में मिलाया था। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लॉर्ड वेलेस्ली के समय। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो इंदौर के होलकर राज्य जो थे दोस्तों, इन्होंने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। बाद बाकी हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजपूत राज और मैसूर के शासक ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेलेस्ली का कार्यकाल 1798 से 1805 है। इन्होंने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। जिन राज्यों ने वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था वे थे हैदराबाद 1798 ईस्वी में, मैसूर 1799 ईस्वी में, तंजौर 1799 ईस्वी में, अवध 1801 ईस्वी में, पेशवा 1802 ईस्वी में, बरार के भोंसले 1803 ईस्वी में, सिंधिया 1804 ईस्वी में और ये अन्य जोधपुर जयपुर ये सब के जो राजा थे ये इन्होंने भी सहायक संधि स्वीकार किया। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक तो ये हैदराबाद के निजाम था दोस्तों 1798 ईस्वी में। नेक्स्ट 21 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि की थी, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। तो हैदराबाद दोस्तों 1798 ईस्वी में, मैसूर 1799 ईस्वी में, अवध 1801 ईस्वी में, सिंधिया 1804 ईस्वी में, यानी कि 1 2 3 4 हो जाएगा इसका ऑर्डर, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लॉर्ड वेलेस्ली। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, ये नहीं था मुख्य उद्देश्य। मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा करना, ये भी उद्देश्य नहीं था। खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, ये भी नहीं था। अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, ये उद्देश्य इम्पोर्टेंट था, मुख्य उद्देश्य यही था, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। नेक्स्ट है 24 नंबर, दोस्तों जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस चैनल पर दोस्तों इम्पोर्टेंट बुक्स के जितने भी MCQ होंगे उसके माध्यम से दोस्तों प्रैक्टिस करवाया जाएगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध तो सही है, 1764। सहायक संधि दोस्तों ये 1798 में किया गया था, ये गलत है, तो बोल रहा है सुमेलित नहीं है, यानी 20 गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 ईस्वी में पूरी तरह से समाप्त हो गया।
ब्रिटिश नागरिक एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना दोस्तों, ये 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से जो है ब्रिटिश कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग चाय और चीन को छोड़कर सभी व्यापार को, एक व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाइए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश का पताका फहराए रखा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली को याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली ने भारत की ओर से 1797 ईस्वी में प्रस्थान किया, जो कि आंग्ल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकारमय समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था। नेपोलियन इजिप्ट और सीरिया को, तथा गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भय भी टल गया। तो ये दोस्तों एक्सप्लेनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए 26 नंबर दोस्तों, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है। आंग्ल नेपाल युद्ध जो है दोस्तों, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था और लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल है 1813 से 23, और आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 के बीच। इस दोस्तों युद्ध कैसे समाप्त हुआ? 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि के माध्यम से युद्ध समाप्त हुआ, और सुगौली की संधि जो है दोस्तों 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को हुआ था। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, सुगौली की संधि हुई थी दोस्तों, तो ये 1815 ईस्वी में हुई थी सुगौली की संधि, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध सही है दोस्तों, बक्सर के युद्ध का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये दोस्तों आंग्ल नेपाल युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल था। और लॉर्ड वेलेजली जो है दोस्तों, ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है 1799 ईस्वी में, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है दोस्तों, ये 1817 से 1818 ईस्वी के बीच हुआ था, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था इसका कार्यकाल था 1786 से 93 में, यानी कि ये इस बीच में नहीं था, तो ये दोस्तों सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन। चूँकि देखिएगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817 से 18 के बीच हुआ था, जबकि कॉर्नवालिस इस समय नहीं था। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों 18 से 18 के बीच में हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इस समय दोस्तों 1813 से 23 ईस्वी तक लॉर्ड हेस्टिंग्स था बंगाल का गवर्नर जनरल, देखिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। 30 नंबर क्वेश्चन, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो ये दोस्तों टॉमस मुनरो जो है 1820 से 27 ईस्वी तक जो है 1820 से 27 ईस्वी तक जो है ये मद्रास के गवर्नर रहे थे। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। टॉमस मुनरो 1820 से 27 तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली के लिए लागू की गई व्यवस्था रैयतवारी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। उसके बाद यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम, कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक के एक भाग में लागू की गई। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों 31 नंबर, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो इसको दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक को याद रखिएगा। इन्होंने जो है कुशासन के आधार पर जो है मैसूर राज्य को अपने प्रशासन में मिला लिया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक।
इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। विलियम बेंटिक 1831 ईस्वी में मैसूर और 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासत को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ कथित तौर पर से रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था फैली हुई थी। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? तो ये बंगाल के गवर्नर जनरलों में से दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के से जुड़ा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कॉर्नवालिस। क्यों होगा दोस्तों कॉर्नवालिस? चूँकि कॉर्नवालिस जो है इसी कार्यकाल के दौरान था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है दोस्तों 1790 से 92 ईस्वी तक चला था, और कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 93 ईस्वी तक था दोस्तों। तो इसलिए इस दौरान यानी कॉर्नवालिस के समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी और इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में कर ली, जिसके आधार पर टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेज को और उनके साथी जो थे निजाम और मराठा उसको भी देना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 33 नंबर, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध है? तो ये दोस्तों ठगों के उन्मूलन से संबंधित है कैप्टन सिलीमैन, इसको याद रखिएगा, कैप्टन सिलीमैन को। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा, भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काट कर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उसके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन सिलीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया और उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दे दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया और 1837 तक जो है संगठित रूप से ठगों का अंत कर दिया गया। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये कैप्टन सिलीमैन के नेतृत्व में हुआ था ठगों का उन्मूलन। नेक्स्ट दोस्तों 35 नंबर देखिएगा, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विलियम बेंटिक ने दोस्तों ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाई थी, सती प्रथा पर 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? 1829 ईस्वी में। उसके बाद 37 इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? 1789 ईस्वी तक दोस्तों बंगाल से दास के निर्यात को रोका गया। 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। नेक्स्ट है 38 नंबर, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय जो है निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो दोस्तों कुप्रशासन के कारण हुआ था अवध का विलय। एक्सप्लेनेशन इसका इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। डलहौजी 1848 से 56 के दौरान अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापगत के सिद्धांत के अंतर्गत सतारा 1848 ईस्वी में पहला यही था दोस्तों राज्य। उसके बाद जैतपुर एवं संभलपुर 1849 में, बघात जो है ये 1850 ईस्वी में, उदयपुर 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में, करौली 1855 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? 1850 ईस्वी में। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? 1849 ईस्वी में सतारा का विलय, ये दोस्तों सुमेलित नहीं है। 1848 ईस्वी में पंजाब का विलय जो है ये भी गलत है। उसके बाद 1856 में अवध का विलय, ये सही है। झांसी का विलय जो है दोस्तों ये 1853 ईस्वी में हुआ था।
उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की। किसने दोस्तों विलय की नीति जो है नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? तो डलहौजी जो है, इन्होंने जो है विलय की नीति नियोजित और क्रियान्वित की थी। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासन हटा दिया था? तो अवध का दोस्तों कुशासन का आरोप लगाकर। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के द्वारा निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। तो झांसी दोस्तों 1853 में, सतारा 1848 में, जैतपुर और संभलपुर 1849 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहले सतारा, फिर संभलपुर, फिर झांसी, यानी 3, 2, 1 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सतारा 1848 ईस्वी में। संभलपुर जो है दोस्तों ये 1849 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में, करौली 1855 ईस्वी में। तो प्रथम सतारा 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइएगा दोस्तों, जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो जेम्स एंड्रयूज रैमजे जो थे दोस्तों ये लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है 47 नंबर, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ तो लॉर्ड एलनबरो के समय 1843 ईस्वी में, जबकि लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल 1842 से 44 तक था दोस्तों। इसको याद रखिएगा, 1842 से 44 तक। और 1843 में सिंध को जो है पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था, आंग्ल अफगान युद्ध का। नेक्स्ट है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था 1843 ईस्वी में। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था दोस्तों? तो उस समय जेम्स ऑट्रम जो था ये अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था। ये इन्होंने ही कुशासन का आरोप लगाया था और इसी के रिपोर्ट के आधार पर जो है डलहौजी ने अवध का विलय कर लिया ब्रिटिश सम्राट में। देखिए ना, 1854 में कैप्टन सिलीमैन के स्थान पर, जिसको सिलीमैन को विलियम बेंटिक ने नियुक्त किया था, उसके स्थान पर जेम्स ऑट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है और तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। ऑट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बना दिया। और 1857 के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था, जो कि विद्रोहियों के हाथों मारा गया था। इतना फैक्ट दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 50 नंबर, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था और प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय ही बिछाई गई थी। 51 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो बम्बई से थाने के बीच, बी ऑप्शन करेक्ट। 52, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई? 1853 में। 53 नंबर देखिएगा, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो कंपनी का नाम पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। इसको याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड पीसीएस में, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने ही भारत में रेल यात्रा शुरू किया था। उसके बाद दोस्तों 54 नंबर है, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था? तो अंतिम प्रमुख विस्तार दोस्तों लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब था? 1884 से 88 ईस्वी तक था। तो दोस्तों ये जो है ये अंतिम प्रमुख विस्तार था ब्रिटिश भारतीय राज का। देखिए एक्सप्लेनेशन, 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वाइसराय लॉर्ड डफरिन था, जिसका कार्यकाल 84 से 88 तक था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा।
नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। तो ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD जो कहता है दोस्तों, इसको 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। इसको याद रखिएगा, क्योंकि डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसको PWD कहा जाता है दोस्तों, और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया गया। यानी PWD का जन्मदाता दोस्तों डलहौजी को कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित हुआ? तो विधवा पुनर्विवाह दोस्तों 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय क्रियान्वित हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास के बाद लॉर्ड कैनिंग जो है दोस्तों के समय 1856 ईस्वी को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था, चूँकि 56 तक था, लेकिन ये पारित हुआ 26 जुलाई 1856 को। तो डलहौजी इससे पहले था, लॉर्ड कैनिंग से पहले दोस्तों। तो लॉर्ड डलहौजी के समय ये प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न बालक को वैध घोषित किया गया। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था, किसके द्वारा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1858 में। इसका कार्यकाल क्या था? 1856 से 61 ईस्वी तक था। 1857 की महान क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा, और ये 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में भारत के प्रथम वाइसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग, इसके द्वारा उद्घोषित किया गया था। नेक्स्ट 58 नंबर, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वाइसराय था दोस्तों? तो भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था 1858 एक्ट के माध्यम से। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया गया था लॉर्ड कैनिंग ने, कहाँ पर? तो ये इलाहाबाद में। इसके बाद दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था 1858 की साम्राज्ञी की उद्घोषणा से। इसके बाद दोस्तों पुनः कहा गया है कि गोद लेने वाले को भी पुनः अधिकार दिया जाएगा उत्तराधिकारी का। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन, ये दोस्तों 70 BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर में 38 में पूछ चुका है। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था कब? 1858, 76, 77 और 85 में। तब महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था दोस्तों 1877 में। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, राजसी उपाधि अधिनियम, जिसको रॉयल टाइटल्स एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा दोस्तों 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था, 1 जनवरी 1877 को। इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड 6 को वर्ष 1903 में और जॉर्ज पंचम को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया था। तो इसको भी याद रख सकते हैं, जॉर्ज पंचम को 1911 में और एडवर्ड 7 को 1903 में। लेकिन ये BPSC में पूछा है कब महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी, तो 1877 को दिल्ली दरबार में। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो लॉर्ड एलन बरो ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 63 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त सही है, ये सुमेलित है। बाकी ये डलहौजी सहायक नहीं होगा दोस्तों, इसके जगह लॉर्ड वेलेजली होगा।
उसके बाद लॉर्ड कैनिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ये नहीं किया था, लॉर्ड कैनिन ने नहीं किया था दोस्तों, एओ ह्यूम ने किया था लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। और ये चराईपूर्ण निष्क्रियता जो है, जिसको कुशल अक्रमणता की नीति कहते हैं दोस्तों, इसको जॉन लॉरेंस जो शुरू किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में अस्थायी बंदोबस्त, जबकि चराईपूर्ण निष्क्रियता कुशल अक्रमणता की नीति जॉन लॉरेंस, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में किया था। डफरिन का ये कार्यकाल याद रखिएगा दोस्तों, 84 से 88 ईस्वी तक था। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नांकित में से किसका सुमेलन नहीं है, सुमेलित नहीं है? कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत, लॉर्ड कैनिन उच्चतम निष्क्रियता। ये दोस्तों कुशल उच्चतम निष्क्रियता या चराईपूर्ण निष्क्रियता ये जॉन लॉरेंस के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट 65 नंबर, अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में शुरू किया गया? कॉर्नवालिस के शासनकाल। 66 नंबर, कौन सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सुमेलित है, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि सुमेलित है, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय हुआ था, और लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल याद रखिएगा 1813 से 23, जबकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों 1803 से 5 ही के बीच हुआ था। तृतीय युद्ध हुआ था 1817 से 18 तक, आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध उस समय था ये। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन। जी सर, ये दोस्तों 1829 का 17वां रेगुलेशन के तहत जो है सती प्रथा को समाप्त किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए दोस्तों 67 नंबर। 67 का रहा है पेशवाशिप को कब समाप्त किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा 1818 ईस्वी में। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो ये चार्ल्स मेटकॉफ जो है दोस्तों, इन्होंने किया था इस संधि पर बातचीत, अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी चार्ल्स मेटकॉफ। एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, राजपूताना की रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता और मराठों और पिंडारियों के प्रति राजपूताने की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को वार्ताकार बनाया गया था। अगला क्वेश्चन 69 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सुमेलित है, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि दोस्तों ये सुमेलित है, जॉन शोर जो है आंग्ल नेपाल युद्ध के समय ये सुमेलित नहीं है, आंग्ल नेपाल युद्ध के समय, लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये सुमेलित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों 1817 से 18 के बीच हुआ था, और लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल 1813 से 23 ईस्वी तक था। आंग्ल नेपाल युद्ध जो है दोस्तों ये 1814 ईस्वी में हुआ था, और उस समय भी लॉर्ड हेस्टिंग्स ही था। तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो है दोस्तों देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था, तो जॉन शोर गलत हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? लॉर्ड एलनबरो अवध का विलीनीकरण गलत है दोस्तों, डलहौजी सिंध का विलीनीकरण ये एलनबरो होगा दोस्तों, सिंध का विजय अवध का विलय डलहौजी होगा, उल्टा कर दिया है, इसका ये होगा इसका ये होगा। लॉर्ड वेलेजली जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये दोस्तों सही है। जॉन शोर जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये गलत है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों 1817 से 18 ईस्वी में हुआ था, उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था वो वाइसराय था, तो ये गलत है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, लॉर्ड एलनबरो के समय सिंध का अंग्रेजी
राज्य में विलय 1843 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी कुशासन के आरोप लगाकर 1856 में अवध का विलयनीकरण कर लिया। लॉर्ड वेलेजली जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में विलय किया मैसूर को। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 ईस्वी के दौरान। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है? डलहौजी जो है ये अवध का विलय सही है। लॉर्ड डफरिन भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ये स्थापना के समय ये वायसराय थे भारत का, तो ये सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, ये भी सही है दोस्तों। उसके बाद जो है लॉर्ड लीटन जो है ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, ये सुमेलित नहीं है लॉर्ड लीटन, क्योंकि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है दोस्तों ये 1839-42 में हुआ था, जबकि लॉर्ड लीटन का कार्यकाल जो था ये 1878 से 80 ईस्वी तक था लॉर्ड लीटन का कार्यकाल। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन चराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा था दोस्तों? तो इसको जरूर याद रखिएगा, जॉन लॉरेंस जो है इस नीति से जुड़ा हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, चराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रामकता की नीति पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उनके वायसराय काल 1864 से 69 में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 73 नंबर देखिएगा, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में, और 1871 ईस्वी में दोस्तों लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना शुरू हुई। नेक्स्ट है 74 नंबर, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड मेयो का दोस्तों। नेक्स्ट आ जाइए 76 नंबर, वायसराय किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में कर दी गई? लॉर्ड मेयो को। 77 नंबर दोस्तों, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था दोस्तों। तो ये अफगानिस्तान के प्रति जो है जोश भरी अग्र नीति का अनुसरण करने वाला था कोई नहीं, लॉर्ड लीटन। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड लीटन। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रामकता की नीति के जगह पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। नेक्स्ट है दोस्तों 78 नंबर, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लॉर्ड लीटन ने। उसके बाद आ जाइए दोस्तों, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था दोस्तों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लॉर्ड कर्जन। ये वायसराय भारत सबसे लास्ट तक रहा था। ये एक्सप्लेनेशन देखिए, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड मेयो का दोस्तों कार्यकाल से पता चल जाएगा। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 7 बरस, लॉर्ड डफरिन 84 से 88 4 बरस, लॉर्ड हार्डिंग 10 से 16 6 बरस, और लॉर्ड मेयो 69 से 72 1869 से 72 ईस्वी तक 3 बरस। सबसे लंबा कार्यकाल दिए गए ऑप्शन में दोस्तों लॉर्ड कर्जन का ही है। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन, भारत में अस्थायी स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। तो ये स्थानीय स्वशासी संस्थाएं 1882 में दोस्तों लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू की गई थी, इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर देखिएगा, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था दोस्तों? तो लॉर्ड रिपन ने। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? ये दोस्तों यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना, या एक तरह से कह सकते हैं यूरोपीय और भारतीय न्यायाधीशों की शक्ति को बराबर करना, यही इल्बर्ट बिल विवाद का मुख्य कारण था। एक्सप्लेनेशन इम्पोर्टेंट है दोस्तों, देखिएगा। सर पीसी इल्बर्ट जो है ये वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे, लॉ मेंबर थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी गई। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यता तुरंत समाप्त कर दी जाए। जो जाति के आधार पर दोस्तों न्यायिक अयोग्यता था उसको समाप्त करने के लिए शुरू किया गया था, और भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्ति को समान कर दी जाए। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकार पर कुठारा घात माना। इल्बर्ट बिल को लेकर हुए विवाद के कारण ही 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने अपने कार्यकाल पूरा होने से पूर्व जो है रिजाइन दे दिया। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन, किसकी पदावधि में महिलाओं और बच्चों की कार्यावधि के घंटे को सीमित करने और स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? तो ये प्रथम फैक्ट्री दोस्तों 1881 ईस्वी में, और इस समय आप लोग जानते हैं कि लॉर्ड रिपन का कार्यकाल दोस्तों 1880 से 84 ईस्वी तक था। तो लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। तो न लॉर्ड बीटन होगा न लॉर्ड बेंटिक होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, लॉर्ड रिपन जो है यही जो है इसका कार्यकाल याद रखिएगा 1880 से 84। देखिए दोस्तों इसका क्या है, लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्री में काम करने वाली महिला और बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिनमें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फैक्ट्री में काम करने पर रोक लगा दिया गया, और 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यवाही प्रतिदिन 9 घंटे किया गया, और महीने में उसे 4 दिन की छुट्टी का भी प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था? नहीं दोस्तों, ये 1881 का जो औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियुक्त करने के लिए नहीं, ये दोस्तों उम्र निर्धारित करने के लिए फैक्ट्री नियम पारित किया गया था, न कि संघ बनाने के लिए। तो ये गलत होगा दोस्तों, चूँकि इसमें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम के तहत दोस्तों 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने पर रोक लगा दिया गया। तो यहाँ कह रहा है कि कामगारों को मजदूर संघ बनाने की, ये तो गलत है, और मजदूरी भी नियत कर नहीं किया गया था। नेक्स्ट आ जाइएगा, NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे दोस्तों। तो ये करेक्ट है, भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने का श्रेय NM लोखंडे को ही जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल 2 सही है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 2। उसके बाद दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है, इसको याद रखिए। 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन किया था, ये सुमेलित नहीं है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, ये राज्य अपहरण नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट डलहौजी सही है। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है दोस्तों 87 नंबर, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकॉफ और लॉर्ड कर्जन। तो चार्ल्स मेटकॉफ जो है दोस्तों ये प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया था, इसको याद रखिएगा 1835 ईस्वी में। कर्जन जो है ये बंगाल का विभाजन किया था 1905 ईस्वी में। रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल में दोहरा शासन स्थापित किया था। विलियम बेंटिक जो है दोस्तों इसके समय में लॉर्ड मैकाले द्वारा
अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया गया था। तो इसको जरूर याद रखिएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत, विलियम बेंटिक जो है ये सती प्रथा का निषेध 1829 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन दोस्तों स्वायत्त शासन की जनक। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है गवर्नर जनरल और घटना से सुमेलित है यानी सही है। तो ये लॉर्ड एलनबरो के समय में दोस्तों 1843 में सिंध का विलय हुआ था, ये सही है। रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स होगा इसमें। अस्थाई बंदोबस्त जो है कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। और प्रथम अफगान युद्ध जो हुआ था दोस्तों ये डलहौजी नहीं था इस समय। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुआ था दोस्तों। तो 1901 ईस्वी में हुआ था और इस समय लॉर्ड कर्जन जो था ये वायसराय था भारत का। नेक्स्ट है दोस्तों 91 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी तो लॉर्ड कर्जन के समय 1901 ईस्वी में। 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विभाग की स्थापना की थी। लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट है दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। 94 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है दोस्तों इन्होंने जो है कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए और उपर्युक्त पदावधि का सही कालानुक्रम कीजिए। लॉर्ड कर्जन जो है दोस्तों ये 1899 से 1905 ईस्वी तक। लॉर्ड हार्डिंग जो है ये इन्होंने 1910 से 16 ईस्वी तक। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इसको नाम है दोस्तों। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है ये 1916 से 21 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। और लॉर्ड इरविन जो है दोस्तों इसका कार्यकाल है 1926 से 32 ईस्वी तक, यानी कार्यकाल आपको याद रखना पड़ेगा। तो कालक्रम के अनुसार जो है दोस्तों इसमें लॉर्ड कर्जन 1905 तक, चेम्सफोर्ड 1916 से 21, लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 16, यानी 1 के बाद 2 होगा दोस्तों, उसके बाद 3, उसके बाद 4, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप लोग याद रख लीजिए। लॉर्ड कर्जन का ये है, लॉर्ड हार्डिंग का ये है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का ये है, लॉर्ड इरविन का ये है। 96 नंबर क्वेश्चन, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का जो है निर्णय लिया। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमा को पुनर्गठित करने का, यह दोस्तों बंगाल विभाजन के द्वारा ही इन्होंने ऐसा किया है। तो ये ऑप्शन सही है पहला कथन। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत को बनाया गया, दोनों को जोड़ करके दोस्तों एक नया प्रांत बनाया गया था, पूर्वी बंगाल और असम नामक। तो दूसरा भी सही है, यानी कि दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। ये यूपीएससी में दोस्तों 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमा को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। इसने बंगाल को 2 भाग में बांटकर पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया तथा बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और चोल नागपुर को शामिल किया। इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमा में भी बदलाव किया था। 97 नंबर क्वेश्चन है, फूट डालो राज करो की रणनीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट है 98 में दोस्तों, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह इच्छा है भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था दोस्तों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लॉर्ड कर्जन ने कहा था ऐसा। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस से विरोध करने के लिए इस्तेमाल किया था।
तो ये लॉर्ड मिंटो दोस्तों, मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के माध्यम से मुसलमान को अलग करने की व्यवस्था अपनाई गई थी। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो यहूदी वायसराय जो था दोस्तों ये लॉर्ड रीडिंग था, इसको याद रखिएगा। एकमात्र वायसराय लॉर्ड रीडिंग। इसका कार्यकाल देखिए, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 ईस्वी तक था। इस समय चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी का गठन और रॉलेट एक्ट का निरसन हुआ। नेक्स्ट है 101 नंबर, सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है, गलत। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स के समय 1784 ईस्वी में, सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट दोस्तों डलहौजी के समय, डलहौजी के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है दोस्तों ये लॉर्ड लीटन के द्वारा लाया गया था और लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे ख़त्म किया गया था। इल्बर्ट विल विवाद दोस्तों लॉर्ड रिपन के समय में 1883 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट 102 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, यानी गलत है। ठगी का दमन दोस्तों विलियम बेंटिक ने किया था कैप्टन सलीमैन को नियुक्त करके, ये सही है दोस्तों। इल्बर्ट विल रिपन ने, सही है। रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू की थी, ये भी सही है। डी ऑप्शन है दोस्तों। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये कर्जन नहीं, लॉर्ड लीटन ने शुरू किया था 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट 103 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके कार्यकाल में हुआ था दोस्तों। तो ये लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हुआ था। दिल्ली दरबार 1911 जो हुआ था और लॉर्ड हार्डिंग का दोस्तों कार्यकाल जो है 1910 से 16 ईस्वी तक था। नेक्स्ट 104 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 104 नंबर क्वेश्चन है, सही जोड़ा बनाइए और सही उत्तर का चयन बोल रहे हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स जो है हड़प नीति ये जो है दोस्तों डलहौजी के द्वारा। बंगाल विभाजन कर्जन के द्वारा। बंगाल में दोहरा शासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और सामाजिक सुधार जो है दोस्तों ये विलियम बेंटिक के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। सामाजिक सुधार में दोस्तों सती प्रथा को ख़त्म किया गया, ठगी प्रथा को भी समाप्त किया गया इसी के समय। नेक्स्ट 105 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए दोस्तों, नेक्स्ट में है। इधर देख लीजिए, बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1777 के अधीन इसका उत्सव। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए नहीं दिखा पाएंगे पूरे को। बी है भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन। सी है भारत का गवर्नर जनरल और वाइसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन। गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधित्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन। सूची 2 है दोस्तों, इधर दिया है वेवेल दिया है और बकाउंट दिया है, अर्ल वेवेल दिया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है इधर डलहौजी दिया है, तो डलहौजी और मार्क्सिस्ट से दिया है। उसके बाद दोस्तों कॉर्नवालिस दिया है, कॉर्नवालिस का दूसरा और पहला। उसके बाद दोस्तों गिलबर्ट जॉन इलियट मिंटो दिया है। उसके बाद दोस्तों लुई माउंटबेटन या बर्मा माउंटबेटन दिया है। इसमें दोस्तों जो है वेवेल जो है दोस्तों, ये वेवेल जो हो जाएगा ये 1935 के अधिनियम के तहत जो है वेवेल आया गया था। गवर्नर जनरल 1935 के अधीन ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा लंबा है इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1 हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग याद रख लीजिएगा। यहाँ 1833 के एक्ट के तहत डलहौजी की नियुक्ति किया गया था। 58 एक्ट के तहत दोस्तों मिंटो की नियुक्ति किया गया था। 1935 एक्ट के तहत वेवेल की नियुक्ति किया गया था। उस हिसाब से आप लोग ऑप्शन को लगा लीजिएगा। ये घटना चक्र बुक है। नेक्स्ट है दोस्तों 106 नंबर क्वेश्चन, संभलपुर इधर अंग्रेजों द्वारा विलय वर्ष दिया है दोस्तों। तो अवध का 1856 में दोस्तों, झांसी को
54 में, 53 में अधिकृत किया गया था, 54 में औपचारिक रूप से, सतारा को दोस्तों 1848 में, और संभलपुर और जैतपुर को 1849 ईस्वी में। इसको जरूर याद रख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ देख लीजिए दोस्तों। संभलपुर 1849 में, सतारा 1848 में, अवध 1856 में, झांसी 1854 में, 53 में अधिकृत किया गया था, 54 में विलय किया गया था। नेक्स्ट है 107 नंबर। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर, खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना शुरू किया गया था? किस वायसराय के काल में? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रीटन, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड डफरिन के समय, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ई ऑप्शन दिया है दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिएगा एक्सप्लेनेशन। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाली देशी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, खिलअत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदू को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि थी राय बहादुर, और मुस्लिम को एवं पारसी को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि थी खान बहादुर। 1859-60 ईस्वी से इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो 1859-60 से मिलता है दोस्तों। तो इसमें जितने भी गवर्नर वायसराय हैं ये 59-60 से बाद का ही है। लॉर्ड मेयो 1869 से 72, लॉर्ड रिपन 1880 से 84, लॉर्ड लीटन 1878 से, इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 ईस्वी तक। और ये देना शुरू कब से हुआ? 1859-60 से। तो ये सभी ऑप्शन में जो वायसराय दिया है ये सभी दोस्तों 1859-60 के बाद का है। तो मैं इसमें से ऑप्शन हो सकता है कि एक से अधिक हो, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों ये कंप्लीट हुआ। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू भाई।